एक मिनट भी थोड़ा सा माइक लगा तो ले कॉलर पे, इतना हो भी आता है ना आगे बढ़े। मन ठीक लगता ना है, क्लास तो लेकिन होगा करेगा। क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये तीनों है, पेज नंबर 152 निकालो। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ये क्वेश्चन है हमारे। इसका मतलब समझा? इसका मतलब आपसे ये पूछना चाहता है कि काइनेटिक एनर्जी कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा एक्चुअली में, अगर मैं आपसे बोलूं तो। क्लियर? तो बहुत ही आसान है, आपको पढ़ाया तो है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। क्या होता है कि द एनर्जी कंटेन्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो मूव कर रहा है, कैप कहां रख दिए, जो मूव कर रहा है कोई भी वस्तु जो मोशन में है, उसके द्वारा जो एनर्जी उसके पास है, जो भी एनर्जी रहे, तो उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? खत्म हो गया। ठीक है, सबको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मिला। तो जो अभी भी बोला है वही आंसर हो जाएगा। तो लेट अस सी, आंसर लिखेगा द एनर्जी possessed by a moving body is called kinetic energy. है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? खत्म हो गया। सबको समझ में आ गया है ना? काइनेटिक एनर्जी पढ़ाए भी थे उस टॉपिक में भी, और अभी भी बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर उसके लिए जो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। किसी को ना भी पता चला तो फिर मेरी गलती नहीं है, आप टॉपिक पढ़े ही नहीं, सीधे क्वेश्चन पर आ गया। उस समय पूरे डिटेल में बताया काइनेटिक एनर्जी को। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन, जैसे मैं जा रहा हूं तो अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि मैं मोशन में, मैं रुक गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन for the kinetic energy of an object. For the kinetic energy of an object. ये क्वेश्चन है हमारे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या फार्मूला है, एक तरह से यही पूछा है क्वेश्चन। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? के बराबर हाफ mv², खत्म हो गया। क्लियर? तो वही सिर्फ फार्मूले को लिख लोगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, लिखेगा कि के इज इक्वल टू हाफ mv²। घेरने की जरूरत नहीं है, इतना में काम हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the kinetic energy of an object of mass m
m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 J यानी कि जूल. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? Its velocity is doubled. देखो यह एक न्यूमेरिकल है जी, हम लोग फंस गए यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके, क्योंकि इतना में अटेगा नहीं ना आंसर, सोल्व करना पड़ेगा. व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, फिर से पूछा गया है. व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी when its velocity is increased 3 times. Is increased 3 times. 3 times. चिंता की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आसान है. कैसा भी क्वेश्चन दे दे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं. क्वेश्चन को पहले समझ लो. इसको लिखना चाहिए था यहाँ पे मिटा करके, ध्यान दिए नहीं है, न्यूमेरिकल है, अब लिख दिए तो फिर मिटाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम ना बचेगा, खराब होगा, है कि. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, समझे, उसके पास विथ वेलोसिटी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये बोला गया है, जो कि अभी कितना के वेलोसिटी से जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है. क्लियर है, वेलोसिटी दिया हुआ है. जिसके पास अभी कितना है काइनेटिक एनर्जी, 25 जूल. यानी कि जो बॉडी जिसका मास m है, उसका पास काइनेटिक एनर्जी 25 जूल का है, जो कि 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है. इज इट क्लियर. ये इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फुल स्टॉप तक. क्लियर. आगे देखो, क्वेश्चन से यहां से शुरू होते हैं. व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड. तो इसका वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है. क्वेश्चन है कि यदि हम लोग इस वेलोसिटी को दुगना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारे. क्लियर. आई होप कि पता चला होगा कि क्वेश्चन क्या है, समझे. यही क्वेश्चन है. क्लियर है. ओके. जब दुगना करने पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा है. इसके बाद जब ये निकाल लिया तो इसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स. लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर हम इसके वेलोसिटी को 3 गुना कर दें. पहले तो 2 गुना करने की बातें किया वेलोसिटी को, लेकिन अब जो है वो 3 गुना बढ़ाने की बातें कर रहा है. क्लियर है. तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा. सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन में कि क्या गिवन में क्या दिया हुआ है. क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड. ऑल राइट. उसके बाद क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है m. मास एक प्रकार से पता नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो पता है ना जी, कितना है, 25 जूल. 25 लिखो. लेकिन मास हमको पता है, नहीं पता है. क्या मास निकल सकता है, जरूर निकलेगी. लिखेंगे कि सिंस क्या फॉर्मूला होता है, के बराबर हाफ mv स्क्वायर. तो के कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ, 25 लिख दिए. 1/2 गुना m
वेलोसिटी कितना है 5, तो 5 गुना 5 होगा, समझा। तो ये गुना होगा इससे, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 बराबर 25 m। मेरे पास तो नीचे जगह रहा नहीं, ठीक है, यहीं पे हट सकता है तो शॉर्टकट में हटाओ, यहां से कटेगा तो 25 दूनी 50, तो इसीलिए m बराबर 2 kg आया है, ठीक है। मास हमको पता चल गया 2 kg, कितना 2 kg मास है, ठीक है। अब बारी बारी से उस वेलोसिटी को दुगना करेंगे, फिर निकालेंगे और फिर 3 गुना करेंगे वेलोसिटी को, फिर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अभी जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो काइनेटिक एनर्जी इतना है, समझे। हमने इसकी मदद से मास निकाला है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 kg के ऑब्जेक्ट है जो इतना मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, लेकिन अगर इस वेलोसिटी को दुगना कर देंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ना चाहिए, है कि नहीं, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, क्या होता है, कितना होगा, वैल्यू निकाल के बताओ। और फिर जब इस वेलोसिटी को 3 गुना कर देंगे, यानी कि 5 के क्यूब कर देंगे, तब हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बढ़ करके निकालिए। ये क्वेश्चन है हमारा, क्लियर है। तो मास पता चल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएंगे, है कि नहीं। यहां पे स्टार लगाएंगे और लिखेंगे कि व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, जब वेलोसिटी को क्या किया गया, डबल्ड किया गया, यानी कि दुगना किया गया, ठीक है। तब क्या होगा, तब सबसे पहले तो यहां पे v बराबर क्या होंगे, 5 का स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड हो गया, राइट। मास तो अभी भी पता कर ही लिए, 2 मीटर, सॉरी 2 kg, ऑल राइट। अब पूछा है कि ke बराबर भाट, क्या लगता है बन जाएगा, बहुत आसान, ke बराबर हाफ mv स्क्वायर कर देंगे और 1/2 गुना मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है हमारा 25 है, तो 25 का स्क्वायर होगा, 25 गुना 25 करेंगे, तो सबसे पहले तो 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। तो 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होगा, क्लियर। तो 625 जूल हमारा आंसर है, खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन का सलूशन लेकिन अभी 50% ही हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पता लगा लिया कि जब वेलोसिटी दुगना बढ़ाया जाएगा तब हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो 625 जूल आएंगे, क्लियर, ओके। लेकिन अभी हमें यह पता लगाना है कि जब वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ाया गया तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा। तो आओ चलो देखते हैं अगले हाथ इसको भी। तो यहां पर स्टार लगाएंगे, एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखेंगे कि व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल लिखिए, यानी कि 3 गुना से जब वेलोसिटी को बढ़ाया गया तब क्या होगा। तो सबसे पहले v लिखो, तो v के तो यहां पे क्यूब ना हो जाएगा क्योंकि 3 गुना ना बढ़ाया गया है। बोलो जल्दी क्या बोलता है। तो 5 के क्यूब कितना होगा, 5 गुना 5 तो 25, अब फिर 25 गुना 5 तो 25 25 25 से 125 मीटर पर सेकंड। अब मास तो पता है ये है 2 kg, पूछा क्या है के, क्या लगता है निकल जाएगा हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे पता चल जाएगा। तो 1/2 गुना, अब मास कितना है 2 kg, तो 2 लिखा हमने, वेलोसिटी कितना है 125, तो 125 गुना 125 होगा, समझे। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब 125 गुना 125 करो, जो आ जाए वही हमारा आंसर है, क्लियर। तो करो गुना 125 इंटू 125, हाँ वही 125, तो 5 25 बाकी 2, 5 10 2 12, अपन 2 7, 5 10 हो गया, 2 4 1 5 और ये 2, फिर लगाओ, है कि नहीं। कहां लिखें, यहां 5 2 1, 5 2
10 7 17, 1 2 2 4 1 5 और 1 15725, 15725 जूल हमारा आंसर है। चलो खत्म हो गया। इज इट क्लियर? ओके, तो हमारा जो भी क्वेश्चन था आंसर खत्म हो गया। तो पहला एक ये आंसर है और दूसरा ये आंसर है। क्लियर है? और ये जो मास निकाले हैं ये क्या है सर? ये आंसर है? ये आंसर बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है? अरे हमारी मजबूरी थी मास को निकालना, तब ना फिर ट्रिपल और डबल किए, तब ना काइनेटिक एनर्जी निकला। पता चला कि मास क्यों निकाला गया? अपनी सुविधा के लिए। तो ये खत्म होता। आई होप कि आपको पता चला होगा कि कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बन हुआ। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, डबल और ट्रिपल बहुत है, 4 टाइम्स तो नहीं ही देगा, ये तो नहीं गारंटी है, लेकिन फिर भी गारंटी ले लेते हैं। क्लियर है? ओके, चलो इस क्वेश्चन को लिखो, यहां तक लिखिए नीचे, फिर मैं इरेज करके अगला क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्लियर? लगा नहीं था कि इतना में बन जाएगा, लेकिन फिर ये बना दिया। नहीं, we have done it. मिटता कहाँ नहीं है जी, इतना देर हो गया मिटाते मिटाते। गंदे कपड़ों से मिटा रहेगा तो नहीं ना मिट, खुलीन मार के। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज नंबर 156 पे दिया हुआ क्वेश्चंस है बहुत सारे, इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है? 1 बाय 1 करके। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आईना नहीं लगा हुआ, थोड़ा और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पावर। लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पूरा दुनिया जान रहा है कि नहीं? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया। दुनिया नहीं जान रहा है, हमने आपको ही अपना दुनिया बना लिया। तो आप जान रहे हैं तो सब जान रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर खत्म हो गया। पावर क्या होता है? खत्म हो गया। क्लियर? आप चाहते हैं कि दूसरा डिफिनीशन लिखा है तो लिख सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर कहने में वो शक्ति। तो पावर क्या है? आप कितना कार्य कर सकते हैं वो आपका पावर है, यानी कि कितना आप वर्क कर सकते हैं वो आपका पावर है, शक्ति है। क्लियर? ओके, जैसे नहीं सुना शक्तिमान क्या कर सकता है? उड़ सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है, तो वो उसका पावर हुआ। क्लियर है?
ओके, और भी डेफिनेशन हो सकते हैं, जैसे द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। क्लियर? आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहां पे हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। चलो खत्म हो गया। अरे क्लियर है? आप चाहते हैं तो और डिफिनीशन लिखा सकते हैं, जैसे देखो द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। तो ये पावर खत्म हो गया, लेकिन यहां पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। पावर बराबर होगा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। चलो ये खत्म होता है। चलो खत्म हो गया। क्लियर है? ये तीन तरह का डिफिनीशन हमने दिया पावर का, समझे? सब कुछ बताए हुए हैं, उसी में से ये क्वेश्चन है, कहीं अलग से नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आता है। ठीक? जिस रेट से एनर्जी की खपत हो रही है उसी को हम लोग पावर कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 20 जूल का एनर्जी खपत कर दिए हमने अपने हाथ को इधर से इधर करने में, लेकिन ये जो एनर्जी खपत हुई 20 जूल, तो समय लगा होगा ना जी खपत करने में। जैसे 5 सेकंड लगा कि 10 सेकंड की 10 मिनट लगा कि 1 आवर लग गया, 2 सेकंड लगा 20 जूल का। तो 20 जूल बटा 2 तो कट करके आएगा 2 दह के 20, तो 10 वाट पावर, आंसर खत्म। क्लियर? ओके, चलो इसको लिख लो, फिर हम मिटा देते हैं। हम चाहते तो यहां पे भी लिख करके पीछे छोड़ा सकते, लेकिन हमने पूरा लिखा ताकि आपको पूरा जानकारी हो जाए। क्लियर? ओके, चलिए इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है? और भी बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो सबको देख लेना एक बार, समझ गया ना? जो एब्सेंट रहता है उसको बोल रहे हैं भाई, ओ भाई पहले इधर को मुंह देख करके बात कर लो भाई, देख लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा सभी लेक्चर्स। वेरी अलग है गाना बजाइले है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 वाट। डिफाइन 1 वाट बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया तो आंसर हो जाएगा क्या? डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। हाँ लिखो, व्हेन 1 जूल of work is done in 1 seconds
देन इज कॉल्ड, शॉर्ट में लिखो इज कॉल्ड, कहलाता है, इज कॉल्ड पावर। क्लियर? तो ये खत्म होता है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड, इसीलिए, या फिर ऐसे भी 1 डब्ल्यू बराबर 1 जे बाई 1 एस। चलो ये खत्म होता है। क्लियर? ओके। यहां पे वर्क के जगह पे एनर्जी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हो कि व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन जस्ट 1 सेकेंड देन दिस इज कॉल्ड 1 वाट। तो इसी को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके नीचे फिर जब लिखोगे इस तरह से तो 1 वाट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड हो जाएगा, और 1 डब्ल्यू बराबर 1 जे बाई 1 एस। तो ये खत्म होता है। ठीक, तो दोनों डिफिनेशन में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सी। A lamp consumes 1000 joule of electrical energy. Electrical energy in 10 seconds. 10 seconds. What is its power? Its power है, यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। यानी कि कोई एक लैंप है जो 10 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी की खपत करता है, तो हमारा पावर क्या है, यानी कि उस लैंप का पावर क्या है, ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो और क्या दिया हुआ है ये आंख बंद करके लिख देना। तो ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, W यानी कि E दिया हुआ है, राइट? कितना? 1000 जूल दिया हुआ, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। क्लियर? पूछा क्या है? पावर बराबर वाट। तो हम लोग फार्मूला जानते तो हैं कि P बराबर E बाई T। तो P बराबर क्या होगा? E कितना है? 1000। टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो 10, 0 से 0 खत्म हो गया। तो P बराबर कितना आया? 100 वाट। चलो यही आंसर है, खत्म हो गया ये। चलो इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्लियर? ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़े, फिर मिटाए। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर तो वैसे नहीं पढ़ना था, ये टॉपिक में नहीं है,
लेकिन क्वेश्चंस दे दिया है, कोई बात नहीं, इसे देखते हैं, है कि नहीं। डिफाइन एवरेज पावर, यही क्वेश्चन है हमारा। कैसे बनेगा, बहुत आसान है, लिखेंगे when the work is done at different amounts in different amounts of time, the sum of all the work done is divided by the total time taken called एवरेज पावर। तो यही हमारा एवरेज पावर होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। चलो खत्म हो गया ये एवरेज पावर। नहीं समझे, इधर देखिए, जब कार्य किया जाएगा अलग अलग अमाउंट से, वो भी इन अलग अलग समय में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी तो हम लोग 1 घंटे में 100 जूल का कार्य कर रहे हैं और फिर कभी 10 मिनट में ही 100 जूल का कार्य कर रहे हैं। तो देखो तो यहां पे टाइम अलग हुआ ना, राइट, 10 मिनट और फिर 1 घंटा, तो टोटल कितना वर्क डन किया, तो 100 + 100 200 जूल का वर्क डन किया। तो 200 जूल का वर्क डन करने में ओवरऑल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम की बातें करें तो जो 1 घंटे है और 10 मिनट है वही टोटल टाइम है। तो सबसे पहले तो 10 मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा, उसके बाद 1 आवर से जोड़ करके जो 200 जूल का वर्क हमने किया है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज पावर निकल जाएगा। इज इट क्लियर है? सबको सीख गया कि एवरेज पावर कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पावर ऐसे ही निकाला जाता है, क्लियर। यानी कि यहां पे आप टोटल के जगह पर सम ऑफ वर्क डन बाई सम ऑफ टाइम टेकन भी लिख सकते हो, क्लियर है। लेकिन आप जब टोटल वर्क डन लिख देते हैं तो पता चल जाता है हमें कि सम यानी कि पूरा का ही बातें कर रहा हूं कि कितना कार्य किया गया और उस कार्य करने के लिए कितना समय लगा है, क्लियर। ओके, चलो ये खत्म होते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्लियर। गाना बजा रहा है। क्लास होने देगा तब ना, गाना बजा बजा हमको बस चले ना तो घर पर चढ़ करके
अब तो क्वेश्चंस ही इन टेक्स्ट मिडिल ऑफ द जो चैप्टर्स था वो सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे, समझे? टोटल 21 क्वेश्चंस दिया हुआ है, सभी को करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन समझो। पहले क्वेश्चन है कि लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। नीचे जो है वो कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, समझे? उसको देखिए और पढ़िए। रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। आपके नजर में क्या वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा। यानी कि आपको क्या लगता है वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। तो नीचे जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 को केस दिया हुआ है। इन 7 को 1 बाय 1 करके पढ़ना है और 7 को क्वेश्चन है एक प्रकार से बोलें तो, और सभी का आंसर जो है वो यस या नो में देना है। यानी कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ, बस यही लिखना है। क्लियर है? और जब आप हाँ बोल रहे हैं तो क्यों हाँ बोल रहे हैं, कोई रीजन होगा ना कि काहे वर्क हुआ है, ये भी क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ कि रीजन नॉट, उसमें से पता लगाइए पढ़ के कि वर्क होने का कारण क्या है। बहुत ही आसान है। जैसे पहला देखो, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा नाम के कोई पर्सन है, ठीक, कोई व्यक्ति है, वो तालाब में तैर रहा है। तो क्या यहां पे वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, बोलिए? तो ऑफ कोर्स वर्क हुआ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब सुमा तालाब में तैर रही है तो वो जो कार्य कर रही है वो ग्रेविटी के खिलाफ में ना कार्य कर रही है जी, है कि नहीं? तो इसीलिए इसने वर्क किया। खत्म हो गया पहला। दूसरा देखिए, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। कोई गधा है जो अपने पीठ के ऊपर भारी भरकम सामान को उठाए हुए, क्या इसने वर्क किया? तो आंसर है नो, कोई वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो परपेंडिकुलर लग रहा है उस लोड के ऊपर। और जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो हम लोग जानते हैं कि F cos थीटा, और थीटा का वैल्यू यहां पे परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री ना हुआ, तो F cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो जब एक 0 हो गया तो फिर फोर्स कितना भी रहे, पूरा F कंपोनेंट ऑफ जो फोर्स है वो सारे के सारे 0 हो गए। तो डिस्टेंस कितना भी जाए लेकिन वर्क कुछ भी नहीं किया। किसने? इस डंकी ने, जो कि अपने पीठ के ऊपर बहुत सारे भारी भरकम सामान को लियो। चलो खत्म हो गया दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक विंड मिल है जो क्या कर रहा है कि कुएं से पानी को निकाल रहा है। तो यहां पे वर्क हुए हैं क्या? ऑफ कोर्स बिल्कुल हुए वर्क। कोई लड़का पूछा है कि कैसे? क्योंकि यहां पे जो कार्य किया जा रहा है वो ग्रेविटी के खिलाफ में ना कार्य किया जा रहा है जी, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है। कैसे? तो निकालेंगे कैसे? तो आप नॉर्मल फार्मूला से नहीं निकाल सकते कि W बराबर Fs, ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ना हो रहा है, और जब वर्क डन के अगेंस्ट में कार्य होता है तो हमने आपको फार्मूला बताया है W बराबर mgh। क्लियर? तो mgh से निकल जाएगा, क्योंकि हाइट तो है ही आपके पास कि कितना ऊपर आया, राइट? और फोर्स तो लगा ही हो, मास तो होगा ही उस वाटर का, और g का वैल्यू तो पता ही है, क्या है g? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जितना मास दिया हुआ है mg, और g 10 पता है, तो मास को 10 से फिर गुना कीजिए और कितना हाइट ऊपर तक लेके आए, हाइट से गुना कीजिए, और जो भी आंसर आता है वही हमारा वर्क है। चलो खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 तो हो गया। 4 देखिए, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कोई हरी भरी पौधा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर रहा है। क्या इसने कोई वर्क किया? क्या नहीं, इसने कोई भी वर्क नहीं किया। अब कोई लड़का बोला कि सर वो फोटोसिंथेसिस कर तो रहा है, भोजन तो बना रहा है अपने अंदर, राइट? तो वो तो वर्क कर रहा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने ना ही तो उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स लग रहा है, ठीक है? आप अपने मन के ऊपर बहुत सारे सुनामी ले आए, यहां से बैठे बैठे अमेरिका चला गया,
ये कर लिया, वो कर लिया, उसको पीट दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन आपने एक्चुअली में किया क्या? नहीं ना, अपनी जगह पर से हिला तक नहीं, और फोर्स एकदम ही न लगा। तो हमने आपको क्या पढ़ाया कि जब तक फोर्स लगे और जब तक अपनी जगह पर से न घिसक जाए तब तक वर्क नहीं होता है। तो पेड़ तो अपनी जगह पे ही रहता है जी, उसके ऊपर कहां फोर्स लग रहा है, और नहीं वो फोर्स लगा और नहीं वो अपनी जगह पर से गए, इसीलिए कोई भी वर्क नहीं हुआ। चलो आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। कोई एक इंजन है, ठीक है, वो ट्रेन को पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो इंजन तो पूरे ट्रेन को पुल करने के लिए फोर्स लगाता है, राइट, और अपनी जगह पर से भी खींचता है, ठीक है। तो यहां पे देखें तो ट्रेन जो पूरे बोगी को खींच करके लेके जा रहा है पटना जंक्शन से न्यू दिल्ली, उसने कार्य किया भी है और कार्य नहीं भी किया है। लेकिन जो किया है वो नहीं कैसे हो सकता है, और जो कार्य नहीं किया है वो किया कैसे हो सकता है? बहुत कंफ्यूजन है, बहुत आसान आंसर है, दोनों आंसर है, किया भी है नहीं भी है। और चलो साबित करते हैं कि कैसे। देखिए, ग्रेविटी के खिलाफ जो ट्रेन अपने पूरे बोगी डिब्बे को खींच रही है उसने कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि ट्रेन चलती है सतह पर ना, सरफेस पे ना कि हवा में चलता है। क्लियर? तो ग्रेविटी के खिलाफ उसने किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बातें करें तो। लेकिन अगर देखें तो वो फ्रिक्शन के खिलाफ और एयर रेसिस्टेंस के खिलाफ उस ट्रेन के इंजन समेत उसने कार्य किया है। क्लियर है? तो आपको दोनों आंसर में लिखना पड़ेगा, समझे ना, तब जाकर के आंसर खत्म होता है। चलो, वी हैव डन इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हुए, खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड रखा हुआ है धूप में, वो सूखने लगा, ठीक है। तो क्या यहां पे कार्य हुआ है? क्या कैसी बातें कर रहे हो, बताओ, कहां कार्य हुआ है? क्यों? क्योंकि फूड जो है वो धूप में रखा हुआ है ना, उस फूड के ऊपर ना तो कोई फोर्स लग रहा है और ना ही वो अपनी जगह पर से हिल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ और फोर्स भी नहीं लगे, तो कार्य नहीं हुआ। चलो खत्म हो गया, कहा है हमने बता दिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए सेलबोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। कोई एक सेलबोट है, वो विंड एनर्जी यानी कि हवा के कारण वो मूव कर रहा है, हिलने लगा, ठीक है। तो हवा ने तो फोर्स लगाया सेलबोट के ऊपर और वो अपनी जगह पर से भी गया। हमने आपको क्या पढ़ाया है कि ऐसा दुनिया का कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे और वो अपनी जगह पर से हिल जाता है, यानी कि कुछ जगह को तय कर लेता है, तो वर्क हुआ है, नहीं किया तो वर्क नहीं हुआ, यही तो पढ़ाया है। तो सेलबोट चूंकि मूव किया और फोर्स लगाया गया विंड मिल यानी कि हवा के द्वारा। क्लियर है? तो यहां पे वर्क हुआ है, लेकिन किसके लिए वर्क हुआ? तो एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन के लिए हुआ है। लेकिन अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बातें करें तो किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं हुआ। किसके द्वारा नहीं हुआ? तो सेलबोट के द्वारा। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर टोटल फर्स्ट में 7 दिया हुआ था, समझे? वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया। चलो ये खत्म होता है, किसी को दिक्कत, कोई इंटरप्शन होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, किसी को कुछ कहना है, पूछना है? टाइम रहेगा तो फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में। तो आगे के क्वेश्चन जो है वो बनाने का प्रयास करना, आपसे बने या ना बने, मैं तो यहां पे बनाऊंगा ही, ठीक है। लेकिन हमने आपको इतना मेहनत से पढ़ाया तो आप ट्राई तो कर सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि नथिंग से बेहतर है समथिंग। नहीं बना कोई बात नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं ना बनाने के लिए। नहीं आंसर आया मत है, कौन कह रहा कि आंसर ही लाओ? कम से कम फार्मूला लगाओ, है कि नहीं? क्या दिया हुआ ये लिखो, कैसे, तब ना सोचने की शक्ति दिमाग की बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे तो बैठे रहेगा तो हमको देखते देखते सॉल्यूशन यहाँ सब कुछ मिल ही जाता है, बना बनाया हुआ क्वेश्चन, तो दिमाग में तो जंग लग जाएगा। ऐसे नहीं माइंड डेवलप करने वाला है, दिमाग तो लगा नहीं पाए। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।